छत्तीसगढ़ सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम एंकर सलमान है। जैसे कि आप सबको पता था कि आज फेसबुक लाइव में हम डिस्कस करेंगे उन सभी कोरोना से जंग लड़ने वाले जितने भी योद्धा हैं, उन सबको हम इस लाइव शो में आपके बीच में रूबरू कराएंगे। आपसे जो भी सवाल है, उनसे जो भी क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी का जो माहौल है, जैसे कि मैं आपके पास अगर एक डेटा रखूं कि हमारे बीच में अभी अगर केसेस बढ़ते जा रही है, तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा पूरे दुनिया में केसेस बढ़ चुके हैं, जिसमें से मरने वाली संख्या 9 लाख के ऊपर जा चुकी है। तो ये बड़े मतलब कह सकते हैं कि ऐसा पेंडेमिक माहौल है जिसमें हमारे भारत देश की बात करें तो सेकंड पोजीशंस में आ चुकी हैं। और इसमें अगर डेटा के अनुसार अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 54 लाख 87,518 अभी भी केसेस टोटल काउंट कर चुके हैं, जिसमें से डेथ जिनकी हुई है वो 87,000 लगभग लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग सोच रहे थे कि छत्तीसगढ़ बहुत ही शांत इलाका है, इसमें ज़्यादा केसेस नहीं आएंगे, बट अभी केसेस यहाँ पे भी बढ़ चुके हैं। तो 183 केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसमें डेथ की काउंट अगर आज के डेट के करें तो 677 लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। तो इस बीच में आज हमारे बीच में अगर वो जो माहौल है, वो जो सिचुएशन है, उन सबको बताने के लिए हमारे साथ आएंगे मिस्टर जगजीत सिंह जी, जो कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही साथ एक व्यापारी हैं, एक अच्छे सिंगर हैं, बेमेतरह के जाने माने चेहरे हैं। उन्होंने भी वो चीज़ फेस की है। तो आज आपके बीच में रूबरू होंगे, उनसे जो भी सवाल एक्सपीरियंस है वो हम जानेंगे। तो हमारा शो का नाम है हम लड़ेंगे और जीतेंगे कोरोना। तो वी फाइट एंड विन टू अगेंस्ट कोरोना। और ये जो कार्यक्रम है स्पेशली स्पॉन्सर्स किए हैं यमराज न्यूज़ और एशियन न्यूज़ टीवी ने। तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ आज जगजीत जी को। और आप, मैं ओके शायद ओके। वो सेटिंग सही कर पाया हूँ लग रहा है। सो मैं आप सबको बता दें कि हमारी जो यमराज न्यूज़ और एशियन न्यूज़ 93 शो चैनल नंबर में चलती है, उनके तरफ से हम लोग एक सेशन कर रहे हैं जिसमें हम कोरोना से जो पूरी तरह से लड़ के जो अपनी एक नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं, उन सबको इस इंटरव्यू सेशंस में बुलाकर उनकी एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे, ताकि जो लोगों में पैनिकपन है वो दूर कर सके। और इसी बीच में हमारे बेमे तरह से स्पेशली आए हैं, मौजूद हैं जगजीत सर, और उनसे उनकी एक्सपीरियंस और वो पूरी चीज माहौल को हम जानेंगे कि एक कोरोना पेशेंट इंसान कैसे रिकवर करते हैं, और वो जो चीजें हैं, जो जज्बा है, वो आप तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं। तो सर, हमारी बातें थी कि आपका जो ये सेशंस था, हम लोग ने जिस तरह से बात की थी कि आपकी, जब आप वहाँ पे एडमिट थे, जब आपने वहाँ डिसाइड किया कि टेस्ट कराने के बाद आपको उसमें क्वारंटीन में रहना है, तो उस समय का सिचुएशन हम लोग जानना चाह रहे थे सर, कि जो एक फिजिकली रहते हैं, मेंटली तौर पे आपने अपने आप को स्ट्रांग किया और फिजिकली भी स्ट्रांग किया, बट आपको घर जाने का जो एक रहता है कि घर वाले का जो एक कॉन्फिडेंस है, उसको कैसे बिल्ड ऑन किए थे आप? घर वाले को कैसे कॉन्फिडेंट करते थे कि मैं घर आऊंगा और ठीक होके आऊंगा? प्लीज वो बताएं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं पॉजिटिव आया जी। तो हॉस्पिटलाइज तो हो गया। हम्म। हॉस्पिटलाइज होने के बाद जी। मेरे एक साथी थे, वो देवकर से थे, जी। मोनू अग्रवाल करके जी। थे। उनका वो एक्सपीरियंस थे वहां पे, हम्म। उनका लगभग 8 दिन हो चुका था कंप्लीट। हम्म। और उन्होंने मुझे बताया था कि 10 डेज के बाद ये छुट्टी देते हैं, 10 डेज के बाद चेक करके हम्म। आपकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो आपको ये डिस्चार्ज कर देते हैं। तो मैं मेंटली एक मतलब प्रिपेयर था मैं जी। कि मुझे 10 दिन यहाँ गुजारने हैं, हम्म। 10 दिन मैं यहाँ पे रहूंगा। हम्म। तो मेंटली मैं इस चीज के लिए तैयार था कि 10 दिन तो मुझे यहाँ रहना ही है। हम्म। और जब मेंटली मैं प्रिपेयर था तो फाइनली इस बात के लिए मैं फैमिली भी मेरी तैयार थी हम्म। कि 10 दिन तो कम से कम वहां पे गुजारना है, 10 से 11 दिन वहां लगेंगे। बिल्कुल। उसके बाद मेरी फैमिली से बात होती थी, मेरे दोस्तों से बात होती थी, हम्म। तो सभी मुझे जो है हम्म। मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं यार, तू आराम से रह, हम्म। और कोरोना तेरे सामने जो है कुछ भी नहीं, वो तो हार जाएगा, तू जरूर बहुत जल्दी हमारे बीच में होगा। सभी के मैसेजेस आते थे, कॉल आते थे, मेरे हम्म। दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर्स, हम्म। मेरे भाई, सभी मुझे जो है मोटिवेट करते थे। हम्म। और मेरे बच्चे, मेरी हम्म। वाइफ, सभी घर में पूजा पाठ जो एक होता है वो तो कर कॉमन करते ही हैं।
और प्रेयर में स्पेशली जो है मेरे बच्चों ने भी जो है रोज भगवान से प्रेयर किया कि मेरे पापा को जल्दी यहाँ पे ठीक करके ला दो। जी। और जब मैं बात करता था फोन में तो स्पेशली कहते थे कि पापा आज आपके लिए मतलब आपके लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, जल्दी आप आइए, ऐसे करके। तो बच्चों का, और मम्मी का तो हाँ मम्मी मम्मी से तो, जब बात हाँ करता जी था, जी। हम्म। हाँ सर। तो सॉरी अच्छा। सॉरी जी कॉल आ जी गया था बीच में जी। किसी का। हम्म। मम्मी से बात होता था तो मम्मी, लगता है उनका कॉल फिर से आ गया लग रहा है मम्मी जी। से हाँ बात होता था तो नहीं हाँ नहीं, हाँ जी बताइए। अब मम्मी से बात होता था तो हम्म, मम्मी से बात होता था तो मैं भी थोड़ा सा नर्वस होता था, क्योंकि हम्म, मम्मी बहुत जल्दी जो है उनसे बात करते मेरा भी गला भर जाता था। हम्म, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें जो है एक हम्म, हैबिट में आ गई। और हम्म, मेंटली जो है, सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा लोगों से हम्म, कि आप डरें बिल्कुल ना, डरें बिल्कुल ना। और अपने आप में बिल्कुल, अगर मेंटली आप प्रिपेयर हैं तो डेफिनेटली फिजिकली आप इस बीमारी को मात दे देंगे। बिल्कुल सर। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, स्ट्रांग है आप मेंटली, आप इसमें मैं एक पूछना चाहूंगा सर कि जैसे कि आपने बताया कि इस बीच में आपके फैमिली फ्रेंड्स सभी साथ थे, आपको मोटिवेट करते थे, दैट्स वाई आपने अपने आप को रिकवर करने में एक किए। तो आसपास की जो एक इन्वायरमेंट होती है, जब आप एक क्वारंटीन सेंटर में रहते हैं और आसपास की माहौल रहती है, कभी कभी ऐसा सिचुएशंस हुई जहाँ पे आप डिमोटिवेशन की एक स्ट्रेस में आए होंगे, वो सिचुएशंस क्या है जब आसपास वैसे ऑफकोर्स ही देखते ऑफकोर्स हैं? ऑफकोर्स हम्म। ब्रदर, बिल्कुल बहुत सही, मतलब गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम्म। मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब मैं वहां एंट्री किया, हॉस्पिटलाइज हुआ मैं, हम्म। तो मेरे को लेकर के टोटल वहां पे 118 पेशेंट थे। ओके। और 118 पेशेंट में जब मैं वहां से डिस्चार्ज हुआ तो मात्र 18 पेशेंट थे। ओ। क्योंकि हम्म। मुझसे पहले हम्म। बहुत सारे पेशेंट डिस्चार्ज हो गए थे जो मेरे बाद आए थे। हम्म। मेरे बहुत सारे दोस्त या मेरे बहुत सारे जिनको मैं जानता हूँ, हम्म। जो मेरे बाद आए थे और उनका रिपोर्ट निगेटिव आ गया और वो चले गए, लेकिन मैं वहीं था। हम्म। उस वक्त मेरा थोड़ा हौसला टूटा, हम्म। क्योंकि बतलाना चाहूंगा सब जितने भी यहाँ पे हम्म। इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जी। जो मुझे सुन रहे हैं, हम्म। मैं बतलाना चाहूंगा कि 2 बार 11 दिनों में 2 बार मेरा टेस्ट हुआ हम्म। और दोनों बार फिर से पॉजिटिव है। तो मेरा हौसला, और थोड़ा सा मैं नर्वस भी हो गया था, हम्म। मैं नर्वस भी हो गया था 2 बार कंटिन्यू पॉजिटिव आने के बाद वहां, क्योंकि टेस्ट करते हैं हर 7 दिन में, जी। टेस्ट करते हैं। तो हम्म। 7वें दिन जब मेरा टेस्ट हुआ हम्म। और पॉजिटिव आया रिपोर्ट, जी। तो मैं नर्वस हुआ कि मुझे अब कम से कम 5 दिन तो और रहने पड़ेंगे, 5 दिन यहाँ पे और रहना है। हम्म। तो उसके बाद 9वें दिन फिर मेरा टेस्ट हुआ, हम्म। 9वें दिन भी पॉजिटिव आ गया। तो मेंटली मैं नर्वस हो गया था और मेरे फैमिली मेंबर्स भी नर्वस हो गए थे। मेरे दोस्त लोग भी टेंशन में थे, सभी बात कहते थे, भाई से बात होती थी हम्म। तो भाई का कहना ये था कि अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो काम करते हैं कि अपन रायपुर शिफ्ट होते हैं, रायपुर एम्स में बात करते हैं। हम्म। तो मैं बोला देखते हैं 1-2 दिन और देखते हैं, उसके बाद अपन एम्स के लिए जाएंगे। हम्म। डॉक्टर्स ने सपोर्ट किया, डॉक्टर्स और वहां पे जो नर्स थी, आप अंडर कंट्रोल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज होंगे, ओके। आप टेंशन ना लें। हम्म। क्योंकि उस समय दोस्त मेरे जा चुके थे, जो मेरे रूममेट थे या जो मेरे साथी थे जिनके साथ में वहां था, उस वो सब चले गए थे, मैं अकेला हो गया था। ओहो। तो उस समय नर्वस था। इनफैक्ट जब 9वें दिन की बात बता रहा हूँ जी। आपको, 9वें दिन अचानक मुझे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुई। हम्म। और सांस लेने में तकलीफ हुई तो 10:30 बजे के आसपास मैंने घर कॉल किया, भाई से बात किया हम्म। और अपने एक दोस्त मित्र से बात किया। हम्म। तो पहले तो मैं अपने भाई से बात किया, उसके यार बाकी आप लोग देखो क्या करना है, कैसे करना है। तो भाई ने भी डॉक्टर से बात किया और हम्म। मेरे दोस्त ने भी डॉक्टर से बात किया। हम्म। डॉक्टर ने कहा कि देखिए, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन वगैरह तो सारी चीजें यहाँ पे हैं, हम्म। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अंडर कंट्रोल नहीं है, हम्म। आपको लग रहा है अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप ले जा सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। जब ये कहा उन्होंने तो थोड़ा सा डर और मन में हो गया, जी। लेकिन कहते हैं ना, फिर थोड़ा हिम्मत मैंने दिखाया और हम्म। मैं बोला नहीं, आज रात में यहाँ रुकते हैं, हम्म। अगर प्रॉब्लम ज्यादा होगा तो कल अपन देखेंगे आगे। लेकिन भगवान की दया से और आप सबकी दुआ से हम्म। मैं रात से ही मैं मतलब बहुत अच्छा फील करना स्टार्ट हो गया 1-2 घंटे के बाद। हम्म। उसके बाद डायरेक्ट रिकवरी धीरे 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 जो है होती गई।
और मैं बिल्कुल स्वस्थ होकर के 11वें दिन मेरा टेस्ट हुआ और नेगेटिव आया। उसके बाद डॉक्टर से मैंने डॉक्टर को थैंक यू कहा मैंने और भाई को फोन किया, फिर भाई लेके आया मुझे घर। तो सर अभी घर पहुंचने के बाद सबसे पहले हाँ, मैं वो ही पूछने वाला हूँ जी कि जैसे आप जब ठीक हो रहे हैं, रिकवर में आ चुके हैं, आप घर पे फिर से कुछ दिन के लिए क्वारंटीन रहे, अब जो आपकी रूटीन थी, जैसे कि वो स्प्रेड जो आपको कोरोना के संक्रमण से लाया, बट वो रूटीन जो थी आपकी लाइफ की, मीटिंग अटेंड करना, अपने ढाबस की जो भी रूटीन थी, और अब जब घर पे आ रहे थे तो आपकी क्या प्लानिंग थी कि यार इतना समय मैंने कहीं और दिया है और क्या गलती कर दी? तो वो चीजें आप प्लीज लोगों को बताएं, तो ऐसी क्या गलती थी कि जिस वजह से ऐसा हुआ, और आपको अब क्या क्या नए चीज कर रहे हैं अपने इस चीजों में? मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, मेरी अपील यही है कि मास्क कंटिन्यू आप तो नहीं पहन सकते, लेकिन अगर आप भीड़ भाड़ वाले जगह में हैं तो मास्क का बिल्कुल उपयोग करें। और अगर सैनिटाइज आप हाथों को नहीं कर सकते हैं तो साबुन भी एक बहुत अच्छी एक ऑप्शन है, साबुन से आप हाथों को धोएं, बार बार हाथ धोएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मन में कुछ कि मैंने इसे छुआ है तो आप उससे बिल्कुल इग्नोर ना करें, हाथ धोएं। हाथ धोने के साथ साथ प्रिकॉशन लें। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा कि अगर हम किसी कपड़े को पहन के बाहर गए हैं तो उस कपड़े को कमरे में जैसे है ना रखें, उस कपड़े को तुरंत वॉश के लिए निकाल दें, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है एक ये कपड़ा ही एक ऐसी चीज है जिसमें वायरस जो होते हैं छिपे रहते हैं और उसके बाद बॉडी पे डायरेक्ट वो अटैक करते हैं। मास्क को अगर आप वॉशेबल है मास्क को रोज धोएं, रोज मास्क बदलें और ज्यादा दिन तक एक मास्क को ज्यादा उपयोग ना करें। भीड़ भाड़ वाली जगह एक्चुअली मैं होटल में था तो होटल में भी एक भीड़ भाड़ वाली जगह है और कुछ पॉलिटिकल कुछ कार्यक्रम थे, मीटिंग्स थी, तो वो भी मैंने अटेंड किया। तो मैं ये चाहूंगा कि अभी भीड़ भाड़ वाली जगह को सब अवॉइड करें, जितने ज्यादा हो सके अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो सभी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हैं। बिल्कुल। तो फैमिली टाइम एक आप इससे पॉजिटिव में लें, पॉजिटिव में लें, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इतने वर्षों से संडे एक छुट्टी होती थी, बैठ जाते थे। तो फैमिली के लिए समय लोगों को नहीं मिल पा रहा था, तो अब ऐसा है कि अब लोगों को अपनी फैमिली को समय देना है। अच्छी चीज है, पॉजिटिव में अगर इसे लेंगे तो डेफिनेटली एक दिन कोरोना हारेगा और हम सब जीतेंगे। बिल्कुल सर, कुछ लोगों के सवाल है, मैं फटाफट वो सवाल ले लेता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ चावला जी सत श्री अकाल सर बोल रहे हैं, रौनक चावला, इनका ले लीजिए आप प्लीज, आपके फ्रेंड में। हाँ रौनक भाई, रौनक चावला, ये बिल्कुल रौनक चावला बेमेतरा से हैं। ये हमारे बड़े भैया बंटी चावला जी के सुपुत्र हैं और सामाजिक कार्यों में इनका बहुत एक योगदान रहता है। सत श्री अकाल रौनक भाई। रौनक जी को मैं भी जानता हूँ। कैसे हो आप? बहुत अच्छे मतलब सिंगर भी हैं और गाते भी हैं, आई थिंक मैं उनको गाना सुना हूँ। रौनक जी आप ही से इनकी स्पीच स्पीच भी बहुत जबरदस्त है। इनकी स्पीच जी सच कहूँ तो इनकी स्पीच गाने हैं, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं और निश्चित तौर पे भगवान चाहेगा तो बहुत आगे जाएंगे। चलिए सर फटाफट एक एक सवाल ले लेते हैं। ये फैन है भगत सिंह जी के। बिल्कुल, सर सबसे पहले ये ऋषि सर के सवाल है कि सर जब आपको सिम्टम्स महसूस हुए तो सबसे पहले आपने क्या किया? मतलब जो सिम्टम्स होती है तो हमको अलग कर लेना चाहिए, आपने ऐसा क्या किया जब आपको सिम्टम्स दिखी तो परिवार से अलग करने के लिए क्या क्या आपने उपाय किया? प्लीज बताएं, जैसे आपको हल्का फुल्का सिम्टम्स आ रहे थे। सबसे पहले मैं सुबह संडे को 26 को मैं मेरे यहाँ कुछ होटल में कुछ इश्यूज थे, तो मैं होटल गया था और होटल में मैंने कुछ 2-3 घंटे का वहाँ कुछ काम था। होटल से आया और मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो होटल से आया, मेडिसिन लिया, खाना खाने के बाद मेडिसिन लिया और मेडिसिन लेने के बाद मैं सो गया। 2 घंटे सोने के बावजूद भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं लगा, तो मुझे डेफिनेटली माइंड में क्लिक हुआ कि शायद मैं पॉजिटिव तो नहीं हूँ। तो होता क्या है, जब मैं सो के उठता हूँ या मैं बैठता हूँ सोफे में तो मेरा जो छोटा बेटा है ना आके मुझे गले लगता है, हक करता है। तो मैंने उसको कहा बेटा अभी प्लीज तुम मत आओ। मैं अपने आप को भी मतलब घर में भी उस समय रिपोर्ट आने से पहले घर में अपने आप को मैंने थोड़ा से बात करके मैंने निकला था। तो कहने का मतलब ये था कि घर में मैं कुछ टाइम ही स्पेंड किया, घर में कुछ देर ही रहा और अपने आप को अलग करने के बाद डायरेक्ट जो है मैं हॉस्पिटल चला गया। बढ़िया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी मैं 7 दिन तक क्वारंटाइन था अपने घर में, जिसमें मेरा जो पर्सनल रूम था उस रूम में कोई नहीं आता था। क्वारंटाइन 7 दिनों का क्वारंटाइन भी घर में रहने के बाद अपने बच्चों को गले ना लगा पाना,
अपने बच्चों को देख के दूर से ही उन्हें अपने प्यार को, अपने जज्बातों को व्यक्त करना। जब मैं घर पहुंचा, सलमान, जी। बताना चाहूंगा कि मेरे आंखें नम थी, सब फैमिली मेंबर्स बाहर खड़े थे। और मैं बताना चाहूंगा, जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के सबसे पहले हॉस्पिटल के वहीं पर मैं उस धरती को, उस जगह को प्रणाम किया, क्योंकि मुझे वहां नई जिंदगी मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने वहां से उस धरती को, उस जगह को प्रणाम करके घर आया। और घर आने के बाद अपनी दरवाजे पे वहां पर जाकर के मैंने उस माटी को भी अपने मत्थे में लगाया, मस्तक में लगाया। क्योंकि जो घर होता है ना, घर एक मंदिर होता है, क्योंकि वहां पे आपकी फैमिली रहती है, आपके माता पिता रहते हैं जो भगवान की तरह है, भगवान जो है। तो उस जगह को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने घर से अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके निकल रहा हूँ, तो शायद वो एक मंदिर की तरह है। तो मैं अपने घर पहुंचा और अपने घर की उस दरवाजे में, गेट में, मैंने वहां पे उस मत्था टेका अपने घर को। और मेरे नम आंखों से मेरे सभी इंतजार कर रहे थे, मेरे घर वाले। इतनी लंबी इंतजार तो सर और फिर सभी होती है घर वालों को बहुत। जी। तो ऐसा था मेरा सफर। उसके बाद 7 दिनों तक घर में क्वारंटाइन था, 7 दिनों तक। उसके बाद फिर से मैंने टेस्ट कराया, वहां से निगेटिव आने के बाद फिर से मैंने दोबारा टेस्ट कराया। और उसके बाद निगेटिव आया, तो फिर सबसे पहले आया मैं घर में, मम्मी पापा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद अपने बच्चों को गले लगाया। और वाकई में मुझे ऐसा सुकून मिला, उसके बाद लगा कि दुनिया मेरी जो है कहाँ थी, मेरी दुनिया कहाँ थी, इतने दिनों तक मैं कहाँ था। इमोशंस जो थे वो सारे एक साथ जो है, पूरे जो है तैरने लगे अंदर में। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये नेक्स्ट सवाल है वर्मा जी का, जो मैं आपसे पूछ रहा था कि जो बेसिक ट्रीटमेंट या खाने पीने का जो सिस्टम था, आपने इसमें क्या बदलाव देखी अपनी? जैसे आपने जब क्वारंटीन में थे, तो खाने पीने का जो एक आपकी सिस्टम थी, वहां पे आप अभी कोई चेंजेस उसमें? मैं वहां था तो बताना चाहूंगा, मुझे भूख नहीं लगता था, मेरी डाइट अच्छी है। तो मैं वहां था तो मुझे भूख लगती ही नहीं थी, पर मेडिसिन लेने हैं उसके लिए मैं खाना खाता था। अगर सुबह नाश्ते में एक पराठा या एक रोटी ले लेता था, दोपहर में थोड़ी सी चावल लेता था, रात में फ्रूट वगैरह भी रहते थे तो एक आध एप्पल वगैरह खा लेता था मैं। लेकिन सच कहूं तो खाने का बिल्कुल मन नहीं होता था, बिल्कुल भी। बताना चाहूंगा आपको, मैं भूल रहा था इस बात को, टेस्ट नहीं आ रहा था खाने में, जो कि कोरोना में अमूमन होता है। और मुझे किसी चीज की सुगंध नहीं मिल पा रही थी, स्मेल नहीं मिल पा रही थी। तो खाने का जब टेस्ट ही नहीं आ रहा था, तो फिर कोई भी चीजें खाओ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो फॉर्मेलिटी है। खाने का बिल्कुल जो है टेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी लोगों को बाहरी खाना खाने से जो है बचना चाहिए। घर में जो भी हो, घर में खाएं। और सब्जियां भी लाते हैं तो सब्जियों को धो लें, अच्छे से धोने के बाद कुछ देर उसे रहने दें, उसके बाद ही यूज करें। प्रिकॉशन तो बहुत सारे हैं, और हम सोचते हैं कि कौन कौन सा प्रिकॉशन करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्च से हमारे हिंदुस्तान में कुछ ज्यादा प्रभावी तरीके से जो है नहीं था, मार्च में अभी है। लेकिन लोग मार्च से प्रिकॉशन ले रहे हैं, मार्च से लोग जो है इस बीमारी से लड़ रहे हैं, और मार्च से लोग काढ़ा पी रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बीमारी ने अपने पैर पसार लिए पूरे हिंदुस्तान। बाकी तो ये तो खाने पीने। नेक्स्ट सवाल है सर ये सिंह जी का, तो मैं जी हाँ सर, नेक्स्ट सवाल था सर कि डॉक्टर जो है या फिर जो नर्सेस हैं, जो आपने जो सजेशंस होती हैं, वो किस तरह से, किस कम्युनिकेशन के माध्यम से आप उनसे रूबरू होते थे अपनी प्रॉब्लम्स बताना, या फिर आपको वो किस तरह से ट्रीट करते थे? वो कम्युनिकेशन क्या है? क्योंकि हम एक दूसरे को आ नहीं सकते, या पीपीटी किट पहन के ही हमेशा आपसे मिलते थे, तो वो चीजें आप कैसे कम्युनिकेट करते थे? आफ्टर जब आप घर पे क्वारंटीन हुए हैं 7 दिन के लिए, तब डॉक्टर से कैसे रहते थे? कम्युनिकेशन लिंक कैसे बनाए रखे थे आपने, उसको प्लीज सजेस्ट करें। हाँ हाँ, सही बात है। सचमुच अगर ये फोन नहीं होता तो कोरोना में हम लोग कैसे लड़ पाते, कोरोना में हम कैसे रहते, इस कोरोना काल में कैसे सरवाइव करते। बिल्कुल। वहां पे कंट्रोल रूम का फोन नंबर जो है सबके पास में था। कंट्रोल रूम का फोन नंबर, वहां जो डॉक्टर्स थे जहाँ बैठते थे, वहां का एक नंबर सभी को अलॉट किया गया था कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर में बात करें। और कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम डायरेक्ट डॉक्टर से वहां बात करते थे, नर्स होती थी, सिस्टर होते थे, उनसे वहां बात करते थे। और होता क्या था कि कोई भी जैसे डॉक्टर्स आ रहे हैं तो पीपी किट में पूरे आते थे, तो किसी को पहचानना मुश्किल होता था। हाँ, अगर नाम बताते थे तो कंटिन्यू अगर 2-4 दिन से वही आ रहे हैं तो हम लोग पहचान जाते थे और पूछते थे कि आप क्या, आप वो हैं?
पीपी किट में पहचाना बहुत मुश्किल होता था, पूरा कवर्ड रहती थी उनकी पूरी फेस भी और पूरी बॉडी भी। तो कम्युनिकेशन हमारा यही होता था कि बाई फोन एक दूसरे से बात करते थे। उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिर वो जो भी उनको ट्रीटमेंट होता था वो देते थे। तो ये तो अच्छी बात है कि फोन का सही उपयोग हो रही है, कह सकते हैं। इसके साथ साथ सर आपसे ये सवाल था। एक जी और था, जी जी सर बताइए। एक और है सलमान भाई, आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो फोन यूज नहीं करते। हाँ, ये इसमें भी एक मतलब क्वेश्चन, एक सवाल है। कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जो फोन यूज नहीं करते ऑलमोस्ट गांव में, और उन्हें फोन में उनको लगाना या नंबर सेव करना उन्हें नहीं आता था। तो वहां पे एक व्यवस्था जो की गई थी वो ये था कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हर वार्ड में, हर कमरे में एक माइक रखा गया था, माइक। और वो माइक जो है कंट्रोल रूम तक था। उस माइक को सिर्फ बटन ऑन करके बोलना था कि मैं इस वार्ड का ये व्यक्ति हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम। बढ़िया। तो ये चीजें जो है अच्छी लगी मुझे वहां पे। दूसरी बात ये कि अगर कोई बिना किसी प्रिकॉशन के अगर वहां पे टहल रहा है, घूम रहा है, अपने वार्ड में इधर उधर हो रहा है, तो डॉक्टर्स की नजर कैमरे के द्वारा होती थी। उसके बाद उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता था कि कृपया आप लोग प्रिकॉशन लें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज हो, इधर बाहर ज्यादा ना घूमें। ये सारी चीजें जो है वॉच की जाती थी उनके द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इसका तो पॉजिटिव तो सर आप शिक्षित हैं, बट यही चीजों की निगेटिव लोग ने अभी तक मेरे ख्याल से कई ऐसे केसेस हो रही हैं जहाँ पे लोग डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। सर ये चीज आप चूंकि वो वहां पे फील किए होंगे, तो मैं एक जो जनरल अनपढ़ नहीं बोल सकता, होता है कि यार ये डॉक्टर जबरदस्ती हमको लेकर आया, हमें कोरोना नहीं है और हमारी किडनी लिवर निकाल दिया जाएगा। ये जो मैसेज है सर, मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं जो आसपास कई लोगों के क्वेश्चन में यही नेक्स्ट क्वेश्चन था। सो ये क्या थी सर? इसको ऐसे लोग जो नियम तोड़ रहे हैं उसके ऊपर एक्शंस लिया जाता है, फिर उन्हें जो हमारे वॉरियर्स है उनको कुछ बुरा भला किया कहा जाता है। कहीं आपके ऐसा सामने सामने ऐसा कभी हुआ या आपने देखा? सलमान भाई, आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। डॉक्टर्स हो गए, वहां पे जो सफाई कर्मी हो गए, हमारे पुलिस कर्मी हो गए, ये जिंदगी बचाने वाले हैं। और देखिए, दो चीजें हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर वहां पे अच्छाई है तो बुराई भी होगी, अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी। तो जिन्होंने इस कोरोना काल में भी, कोरोना काल को भी अवसर बना करके अपने फायदे के लिए अगर किसी के साथ गलत किया है, तो वो सच कहूंगा मैं, ईश्वर उन्हें, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल सर। लेकिन डॉक्टर एक ट्रस्ट है, डॉक्टर एक विश्वास है, और आप उसको, उस पर विश्वास करना होगा। क्योंकि भगवान के बाद अगर दुनिया में किसी को अगर दर्जा दिया गया है तो वो है डॉक्टर्स। और जो ऐसे घिनौने कार्य करते हैं वो इंसानियत से हट करके हैं। वो डॉक्टर क्या, इंसानियत में भी उनकी गिनती नहीं आती, इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अगर कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं या कुछ ऐसे केसेस हो रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। और मैं ऐसे लोगों के लिए सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इन्हें कभी भगवान माफ नहीं करेगा। बिल्कुल सर। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है कि मैंने बहुत अच्छा एक मुझे ट्रीटमेंट मिला। मेरे जो कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, कोरोना वॉरियर्स थे, चाहे वो पुलिस कर्मी हो या डॉक्टर्स हो या वहां पे सफाई कर्मी हो, उन्होंने सभी ने सपोर्ट किया। और मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल सर। और अच्छी बात है। और अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं आए दिन सर, उस समय तो आप जब अगस्त की और सितंबर का बीच का जो आपने सेशन किया, उसमें केस बहुत कम आ रहे थे, बट अभी हर वार्ड हर गली से केसेस उठ उठ के आ रहे हैं। इसी पे सवाल है, क्या हम अपने आप को सोच सकते हैं कि हम सभी कोरोना से बच चुके हैं, या फिर बचने के लिए अभी किस किस तरह की प्रिकॉशंस हैं जो सरकार गाइडलाइन के अलावा फिजिकली हम क्या क्या ऐसा करें, वो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। क्योंकि अभी आपको भी डर है कोरोना हो सकती है, क्योंकि आप भी अभी स्वस्थ हुए हैं, चांसेस ऐसे WHO ने बताया। तो अभी किस किस तरह की आप उस अपने आप को सेफली ले रहे हैं? जब मैं हॉस्पिटल में था तो मेरे साथ रूममेट, जैसा कि बताया, डॉक्टर प्रवीण वर्मा। हमें कोरोना होने के बाद दोबारा कोरोना होने का क्या खतरा है, मैं अपने से लेकर बात को बतलाना चाहूंगा। तो उनका जवाब था कि जगजीत भाई, ऐसा केस जो है बहुत कम देखने को मिलता है। अपवाद तो हर जगह होती है, लेकिन ऐसा कम होता है, क्योंकि ना
हमारी बॉडी कोरोना होने के बाद एक एंटीडोज बना लेती है, जिससे डबल, अगर आपके अंदर इम्यूनिटी पावर है तो कोरोना डबल अटैक नहीं करता। बिल्कुल। पर मैं जब रिटर्न होके आया और 2-4 दिन बाद ही एक ऐसा केस मुझे बैंगलोर का हुआ, बैंगलोर का मैंने देखा, तो मैंने सब भैया को मैसेज किया कि भैया आपकी बात यहाँ पे गलत हुई है। तो उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि देखो, जरूरी नहीं कि इसमें परसेंटेज देखो कितने लोगों को है। तो कुछ रायपुर में भी ऐसा एक केस देखने को मिला है। जी। लेकिन आपका सवाल ये है कि क्या हमें भी कोरोना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोरोना एक वायरस है, मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मुझे, ये तो हमारे वातावरण में भी लगभग ये आ चुका है। कोरोना जो है हमारे वातावरण में भी आ चुका है, मतलब जिसे बोलते हैं कम्युनिटी में, मतलब एक इसका एक फैलाव हो चुका है। तो कई ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं रहती, या जो किसी से मिलते नहीं, उनको भी कोरोना हो रहा है, वो भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अपनी तरफ से लीजिए, लेकिन अगर कोरोना होता है तो डरे ना, इसका डटकर सामना करें, क्योंकि आपकी विल पावर ही इस कोरोना को हरा सकती है। बिल्कुल सर। और जैसे कि अगर में कुछ चल रहा है, जी सर, तो आप जरूर चेकअप कराएं, जरूर टेस्ट कराएं। कुछ लोग टेस्ट करवाने से डर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है सर कि एक हमारे जसवाल जी पूछ रहे थे कि सर टेस्ट करवाने के बाद मैक्सिमम केसेस होते हैं कि उनको पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, मतलब मैक्सिमम लोगों का केसेस ऐसे हैं कि इनको पॉजिटिव आ रही है। तो लोगों का धारणा है कि टेस्ट कराने पर पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए लोग जो है डर रहे हैं टेस्ट कराने से, और वो बच रहे हैं, मतलब एक तरह से। उसका क्या सॉल्यूशन है सर, अगर टेस्ट करा लेते हैं तो? देखिए, टेस्ट इसके 2-3 प्रकार के जो टेस्ट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारी इस सोच को बदलना होगा। विश्वास है ना? और अगर हम अपने सेकेंड गॉड के ऊपर ही विश्वास नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई दूसरा चारा है। और जब चारा ना हो तो अपने आप को आप सरेंडर करिए, आप टेस्ट कराइए। सही। टेस्ट कराना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा, सच में कहूं तो आधी जंग जीतना है। अगर पता चलेगा किसी मर्ज की, किसी बीमारी की, तभी तो हम उस बीमारी से लड़ पाएंगे, तभी तो उस बीमारी से हम जीत पाएंगे। तो टेस्ट से जो है लोग ना डरें, टेस्ट करवाएं, मेरी यही अपील है सभी से। जी। सर ये क्वेश्चन है राज जी का, जो पूछना ये चाह रहे हैं सर, जो सिचुएशंस है आपने फियर किया, जो भी फील किया है कोरोना के केसेस में, आपने जो एक्सपीरियंस किया, उसके बाद जो आपकी लाइफ रूटीन है उसमें बदलाव, मीन्स आपकी जॉब या फिर आप ये सब चीज में आपको अलग भाव से देखा जाता है कि अब इन्वॉल्व कर लिया गया है, वो चीजें क्या है? जब कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसको चेंज ही नजर से देखा जाता है। सो वो आप हर जगह सर्टिफिकेट लेके नहीं घूम सकते हैं। सो वो क्या था सर, वो प्लीज आप उसको बताइए। सच बतलाऊं तो 20 डेज मेरा बिजनेस जो है सिर्फ 20% रहा है। मेरा बिजनेस 20% रहा है। लोगों के माइंड में एक सेट हो चुका था कि वहां का बंदा कोरोना है, कोरोना पॉजिटिव आया तो वहां पे नहीं जाना है। एक माइंडसेट जैसा कि जबकि मैं कोरोना पॉजिटिव था, मेरे कोई स्टाफ नहीं थे, मेरे कोई फैमिली मेंबर्स नहीं थे, तो मेरा बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। हाँ, लेकिन एक समय लगता है धीरे धीरे, लेकिन स्वीकार कर लेते हैं। अभी आज बता रहा हूं मैं कि कोई दिक्कत नहीं, मेरे यहाँ लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं। अब लोगों को पता है कि नहीं, इसने जो है दोबारा इसका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है। लेकिन हाँ, उन दिनों में मैंने बहुत संघर्ष किया, मेरी फैमिली ने बहुत संघर्ष किया। तो अब धीरे धीरे इन चीजों को लोग स्वीकार करना शुरू कर दिए हैं कि नहीं, ही इज फाइन, ये अच्छा है, ठीक हो चुका है। बिल्कुल सर। पर समय लगता है, और उसी समय में अपने आप को जो है, आपको थोड़ा सा पेशेंस जो है बना के रखना है। सर ये सवाल था राजू जी का, जो पूछना चाह रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर या होम आइसोलेट, इसमें से आपका क्या सजेशन होगा? फिट है, सिम्टम्स में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, या आपको कोई और बीमारी नहीं है जैसे शुगर, बीपी या कोई और अदर्स जो भी मतलब बीमारियां हैं वो ना है, नहीं है, और आपके घर में अगर सुविधा है तो होम क्वारंटाइन रह सकते हैं। आप डॉक्टर से बात करिए, में रहिए, उनकी सलाह के साथ आप मेडिसिन लें, उनकी बातों को फॉलो करें, आप रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिस टाइप से फैलाव हो रहा है, एक ऑप्शन जो है प्रशासन बिल्कुल देने वाली है, और ये होने वाले आने वाले समय में, कि होम क्वारंटाइन जो है
और हॉस्पिटल में दोनों जो है इक्वली हो जाएंगे, आप कुछ दिनों बाद देखेंगे जी। व्यापक रूप से जो है कोरोना फैल रहा है। तो होम क्वारंटाइन भी कोई इतनी मतलब बुरी चीज नहीं है। अगर आप फिट है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो आप बिल्कुल होम क्वारंटाइन रह सकते हैं। जी सर। लेकिन अगर कुछ बीमारी है, कुछ दिक्कत है, तो आप बिल्कुल हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर की निगरानी में रहें। सर ये सुब्रांशु जी का सवाल था कि आपने गवर्नमेंट जो डॉक्टर के बजाय प्राइवेट जो डॉक्टर सजेशंस होते हैं वो दोनों ले रहे थे कि आप प्राइवेट पे ज्यादा, क्योंकि ये सरकारी का एक कॉन्सेप्ट माइंड पे रहती है यार, सरकारी डॉक्टर है या सरकारी स्टाफ है तो वो हमारी इलाज बिगाड़ देंगे या फिर हमें और मतलब वो एक माइंडसेट है लोगों में, एक पता नहीं किस तरह की धारणा है, तो गवर्नमेंट जितने भी डॉक्टर्स या नर्सेस होती है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। सो आपने इस तरह की चीजें आपने फेस की या फिर देखें आसपास, वो प्लीज बताएं कि हमें प्राइवेट डॉक्टर्स की जो लेना है सलाह क्या कर रहे हैं जी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना जी चाहूंगा कि गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं क्लिनिकली वो भी स्ट्रांग होते हैं, बिल्कुल। उन्हें भी सारी चीजें पता रहती है। लेकिन क्या होता है कि सुविधा के अभाव में वो सही सारी चीजें ट्रीटमेंट नहीं दे पाती। लेकिन आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी मेरा ख्याल है कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज ठीक हुए वो एम्स में। बिल्कुल जी। तो सभी जानते हैं, सभी को पता है कि कोरोना की कोई ना वैक्सीन है ना कोई दवाई है। कोरोना की अगर कोई वैक्सीन होती है, कोई दवाई किसी को पता होता, कोरोना से लोग ठीक होके नहीं आ रहे हैं। कोरोना से लोग, जैसा कि एक आम धारणा है कि नहीं वो कोरोना से ठीक हो गए, अरे दवाई तो बनी नहीं तो कोरोना से ठीक कैसे हो गया है? वो वायरस है, और उस वायरस को देखो क्या होता है, वायरस मरने के बाद भी आपके बॉडी में रहता है। मरने के बाद भी वायरस आपकी बॉडी में रहता है। तो वो जो मेडिसिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी जा रही है, वो मेडिसिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी प्रोवाइड कर रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल जितने हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब मेडिसिन वही है और ट्रीटमेंट वही है, तो फिर क्यों सरकारी ज्यादा प्रॉब्लम में क्रिटिकल कंडीशन है। अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो प्राइवेट वार्ड में, प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधाएं ज्यादा रहती है, वहां बहुत सारे ऐसी चीजें रहती हैं, तो उस समय आप ले सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, अभी तक मैंने जितने बेमेतरा में केसेस देखे 95% लोग जो हैं बेमेतरा हॉस्पिटल में या बेमेतरा कोविड सेंटर में यहाँ पे उन्होंने जो है उसको ज्यादा तवज्जो दी। बिल्कुल सर। और जैसे कि आपने बताया कि जब ट्रीटमेंट मेडिसिन सब वही है, तो प्राइवेट जो लूटते हैं किसी को बीमारी के नाम से, तो जो नॉर्मल लोग हैं, आम लोग हैं, वो कहाँ से पैसा लेके वो सब चीज कराएं? तो कहीं ना कहीं आपकी बात वो है अवसरवादी जी। लोग हैं, बिल्कुल जो ऐसा लूट रहे हैं वो अवसरवादी जी हैं। जी जी। सर ये जो नेक्स्ट आपसे सवाल था कि फ्रंट लाइन में जो हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, जो आए दिन आप देखते हैं रोड पे लोगों को, जो क्राउड है उसको ना करे या फिर घर पे रहें, लॉकडाउन के समय जो काम कर रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में अभी जो इस सिचुएशंस में जो फ्रंट लाइन में हमारे पुलिस कर्मी हैं, जो हमारे जो बेमेतरा की पुलिस थी, वो उन्होंने आपकी किस तरह से एक विजुअल या इंडिविजुअल के कह सकते हैं हेल्प की? जी, मेरे बेमेतरा की जो पुलिस है बहुत सपोर्टिंग है। और स्पेशली नाम लेना चाहूंगा मैं, कुछ हमारे ऐसे मतलब फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, पुलिस कर्मी हैं, जिन्होंने मतलब ना दिन देखा ना रात देखा। उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी उनके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटीज रही। बिल्कुल बिल्कुल। उनमें हमारे एक अभी जस्ट वो ट्रेनिंग के लिए चले गए डीएसपी टोम वर्मा जी, और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र संदीप साहू जी, इन्होंने जो है फ्रंट में आकर के कोरोना के लिए, कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो है इन्होंने काम किया है। काबिल तारीफ है, साफ करना चाहूंगा, मैं सल्यूट करना चाहूंगा इन्हें, चाहे रात हो चाहे दिन हो। उस वक्त जब बहुत सारे मजदूर जो है महाराष्ट्र से आ रहे थे या बड़े बड़े और शहरों से यहाँ पलायन कर रहे थे, उस वक्त रात को भी उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, हमारे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक मतलब बहुत सारे ऐसे जो थे हमारे वॉरियर्स थे, इन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा, ना इन्होंने गर्मी देखी ना इन्होंने पानी देखा। इन्होंने सिर्फ एक ही इनके मन में था कि हमें सेवा करना है। और निश्चित तौर पे इस कोरोना काल में लोगों ने एक दूसरे के प्रति जो एक समर्पण या एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द की जो भावना देखने को मिली है, ये अपने आप में एक मिसाल है। आगे तक रहेगा सर। बिल्कुल सर। और
आपसे वही है कि जैसे कि अभी आप ठीक हो चुके हैं और ईश्वर से भी कामना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, चंगा रहें। और जितने ऑडियंस है मैं सबको बता दूं कि थैंक यू सो मच सर। केसेस बहुत बढ़ रही है हमारे इंडिया में। 54 लाख 87,500 समथिंग केसेस हो चुकी हैं, जिसमें से एक्टिव केस हमारे 10 लाख से ऊपर अभी भी एक्टिव केसेस हैं। और डेथ होने वाली संख्या 87,000 से ऊपर लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। सो ये बड़े सीरियस केसेस हैं सर। तो मैं चाहूंगा इनके हौसला जो लड़ रहे हैं अभी भी वो सिम्टम्स में हैं या अभी भी उनको लगता है, अभी भी जितने भी घर में है या ऑडियंस है जो देख रहे हैं, प्लीज अगर उनके लिए वो मोटिवेशन गाना जो हम आपने डिसाइड किया था वो गुनगुना दे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम लास्ट में सबको एक संदेश से खत्म करें सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत एक है। बहुत ही खूबसूरत गीत है जी जी। और इस गीत के माध्यम से मैं आप सबको हम्म इस कोरोना काल में एक मेरा संदेश भी है और एक विश्वास भी है। बिल्कुल। तो आप सबका ध्यान चाहूंगा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, स्वागत है सर। जो मुझे जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं, इस गीत के माध्यम से आप सबको जो है जी जोड़ना चाहूंगा। स्वागत सर। जीवन तुमने दिया है, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, क्या बात। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। आगे की लाइन बहुत अच्छी लाइन है, सभी इस लाइन को ध्यान से सुने। जी सारे जहां की भलाई करे, हम ना किसी की बुराई करे। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। क्या बात। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। थैंक यू क्या सो बात मच। है, क्या बात है सर। और जिस तरह से एक प्रार्थना है बोल सके और जिस तरह से एक संदेश है, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस पेंडेमिक जो माहौल है वो विधाता हमको कुछ बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में आप जो भाग दौड़ कर रहे हो थोड़ा रुक जाओ और थोड़ा आप अपने परिवार और जो अच्छे काम है उसमें समय दो। और आपके गाना बहुत ही दिल को छूने वाली चीज थी और मेरे ख्याल से लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरह से वो एक चीज जो पेंडेमिक माहौल हमारे पूरी दुनिया में फैली है उससे अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। तो सर से हम लोग ने बात की है जिसमें हम लोग ने ये जाना कि उन्होंने अपनी जो सिम्टम्स के बाद अपने आप को अलग कैसे किए हैं, साथ ही साथ जब उन्होंने अपनी खुद चेकअप के लिए खुद ही इनिशिएटिव लेके फैमिली को दूर रख के उन्होंने क्वारंटीन सेंटर में वो अपना ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। एक फिजिकल और मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने बहुत कुछ किया, वो सभी चीज हम इस वीडियो में आप जरूर जितने लोग हैं देख के समझ चुके होंगे। और अपनी फैमिलीज की जो इमोशंस पार्ट थी उसको भी शेयर किया सर, वो भी चीज हमें बहुत ही लाजवाब लगा। साथ ही साथ जितने फ्रंट लाइन हमारे वॉरियर्स उनका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और कहीं ना कहीं जगजीत सर आपकी इस इंटरव्यू से हमारे जितने ऑडियंस है जो हमारे इस न्यूज चैनल्स को देख रहे हैं, हमारे इस लाइव सेशंस को देख रहे हैं, वो जरूर ही कुछ ना कुछ सीखे होंगे। आप लास्ट में उनको एक संदेश दे दीजिए ताकि आपको आपकी बातें उनको दिमाग में जमी रहे सर। प्लीज सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम के फर्स्ट एपिसोड में जो है शामिल किया जी और मेरा इंटरव्यू लिया जी और मुझे मेरा अपना अनुभव शेयर करने का एक मौका दिया कि लोगों से मैं अपने ये जो जी कोरोना है इससे कैसे आप लोगों को इसको फेस करना है, इससे डरे ना, जी इसका सामना करें। और मैं लोगों से ये अपील ही करना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में सिर्फ माइंड में एक ही चीजें लें, पॉजिटिव एक हमारी थिंकिंग होनी चाहिए
और सिर्फ एक लाइन से इस बात को कहना चाहूंगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये ये जो वक्त है ये ठहरेगा नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जी, बस इंतजार में है कि कब वो वैक्सीन आए, और वो वैक्सीन जो है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, हम सब भी कर रहे हैं। आप सभी पैनिक ना हो, डरे ना। और यही कहूंगा कि अगर हम डरेंगे तो किसी भी चीज से पार नहीं पा क्या सकते। बात। डर के आगे जीत है। इसलिए अगर आपको कुछ सिम्टम्स लगते हैं तो बिना डरे, बिना झिझक जा करके आप चेक कराएं। जी, और अगर पॉजिटिव आता है तो उसी कूल माइंड के साथ लड़ाई करें, इस कोरोना को मात दें। डेफिनेटली आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स के बिल्कुल, से आप इस जंग से जरूर जीत के आएंगे, जैसा कि मैं आप सबके सामने हूं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस स्पोर्ट सेल के बेमेतरा से मिस्टर जगजीत सर, जो कि व्यापारी हैं, बोल सके समाज सेवी, एक सिंगर है। बहुत अच्छा आपके एक्सपीरियंस रहा। आपने जो अपनी जो टाइम थी 26 अगस्त से लेके जो 5 सितंबर के बीच का जो माहौल जिसने आपको कोरोना से लड़ने की जो किए, मेरे ख्याल से आज सभी दर्शकों को उससे सीखने को मिला है। बहुत बहुत थैंक यू जगदीश सर, हमारी ये जो इंटरव्यू सेशन हम थैंक यू, आम लोगों के थैंक यू, लिए थैंक यू करने सो के मच। लिए। और उम्मीद करते ईश्वर से कामना करते हमारी टीम से पूरी दुआ कर रहे हैं कि आप जैसे स्वस्थ हैं वैसे ही हमेशा रहें, और लोगों को भी इस एक्सपीरियंस से लोगों को जागरूक करते रहें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक यू सलमान, सर। थैंक यू सो मच। सो ये थे हमारे जगदीश सर, जो कि एक कोरोना की जंग में अपने आप को जीत के आज नॉर्मल लाइफ जो जी रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो लाइव सेशन है, ये हमारी यमराज न्यूज और एशियन न्यूज की मुहिम से स्टार्ट हुई है। ये आप अब जल्दी टीवी चैनल पे और यूट्यूब पे देखने वाले हैं। आप सबको बता दो, इस शो का सिर्फ एक ही मकसद है, जो पैनिक माहौल हम सभी लोग बना के रखे हैं कि कोरोना है, उससे डरना है, डरना है। तो ये शो का कॉन्सेप्ट है कि कोरोना से लड़ना है। तो प्लीज अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, मास्क पहने, बेवजह घर से बाहर ना निकले। और हम इसी तरह से उन सभी लोगों को आपसे रूबरू कराएंगे जो उस जंग से लड़े हैं और जीते हैं। हमारी कोशिश रहेगी वो सभी वॉरियर्स भी आपके पास आएंगे, आपको सजेस्ट करेंगे, आपके साथ एक मिलकर चलेंगे। और इसी तरह से हमारी एक कोशिश मुहिम को आप पसंद करते रहें। हमारी लाइव एपिसोड हमेशा फेसबुक में रहेगी, हमारी एंकर सलमान की आईडी से। प्लस अब आप जाके एशियन न्यूज पे भी इसको अभी आप टेलीकास्टिंग जब होगी तो भी देखेंगे। और यूट्यूब चैनल्स में हमारी जरूर उसको यमराज न्यूज के पोर्टल्स में आप सभी जगह इसको देख सकते हैं। जस्ट एक मैसेज है। और ये पहली एपिसोड में हमारे साथ थे मिस्टर जगजीत सर, जो कि बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी हैं, बट वो किस तरह से माहौल से कैसे गुजरे हैं, वो सारे एक्सपीरियंस आपको जरूर पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, घर पे रहे, और प्लीज इस कोरोना से लड़ना नहीं है, मतलब डरना नहीं है, लड़ना है और इसको हरा के रहना है। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत बहुत धन्यवाद।